मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 के अध्याय प्रकाश को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश यानी लाइट, ये फिजिक्स का टॉपिक है और एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। हालांकि हमारे शरीर में संवेदी अंग, सेंसिबल ऑर्गन होता है, इसके लिए आंखें, लेकिन आंखें तब काम करती हैं जब प्रकाश होता है। अंधेरे में हमारी आंखें, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश ही वो ऊर्जा का रूप है जिसके कारण कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। और आंखों से कोई वस्तु कैसे दिखती है ये हम इसके बाद के अध्याय में बात करेंगे, और प्रतिबिंब कैसे बनता है वो अब इसी अध्याय में आगे बात करेंगे। जनरली इतना समझ लीजिए कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। अब प्रकाश किरणों, जो प्रकाश है, प्रकाश बहुत सारी असंख्य किरणों से मिलकर बना होता है, किरणों के रूप में चलता है और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के क्या गुण होते हैं, देखिए। प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरणें सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें कभी भी झिगझैग या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो प्रकाश की किरणों का मार्ग सदैव सीधा होगा। प्रकाश किरणें सदैव सीधी रेखा में गमन करती हैं। और दूसरा गुण है इसका कि प्रकाश को गमन हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कक्षा 9th में हमने ध्वनि में देखा था कि ध्वनि किरणों को चलने के लिए, गमन करने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश किरणों को गमन करने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी प्रकाश किरणें चल सकती है। तीसरा, किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है। प्रकाश किरणों का परावर्तन यानी अपारदर्शी सतह से टकराकर प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है। तो परावर्तन के लिए अपारदर्शी सतह का या वस्तु का होना आवश्यक है। ऐसे ही अगला है, पारदर्शी सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये दोनों टॉपिक, परावर्तन और अपवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जनरली इतना समझ लीजिए कि अपारदर्शी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है और पारदर्शी सतह या पारदर्शी वस्तु होगा तो वहां पर प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। हालांकि अपवर्तन और परावर्तन क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो परावर्तन का मतलब हुआ वह प्रकाशिक घटना जिसमें प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर, अब देखिए, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में या अल्प पारदर्शी वस्तुओं के बारे में हमने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं हम। तो पारदर्शी वस्तुएं का मतलब जिनसे होकर प्रकाश आर पार जा सके, यानी जिनके आर पार दिखाई देता है हमें, इसका मतलब पारदर्शी वस्तुएं भी। जैसे पानी हो गया या कांच हो गया, कांच के आर पार दिखाई देता तो वो पारदर्शी हो गया। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के आर पार नहीं दिखाई, अपारदर्शी है। ये पेन मैंने पकड़ रखी है, अपारदर्शी है। डस्टर मैंने पकड़ रखा, आर पार नहीं दिख रहा है तो ये अपारदर्शी है। तो परावर्तन के लिए पृष्ठ का अपारदर्शी होना आवश्यक है। यानी अपारदर्शी, जब वह प्रकाशिक घटना जिसमें प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है, ये कोई अपारदर्शी सतह है, हमने कांच लिया है, उसके एक और लेपन कर लिया है, तो ये अपारदर्शी चिकनी सतह होगी। तो प्रकाश की किरण इस अपारदर्शी चिकनी सतह पे पड़ी और इसी माध्यम में वापस लौट आई, तो इसे कहेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। तो जनरली हमने कक्षा 8 में भी ये पढ़ा है, तो रिकॉल हो जाएगा। तो याद रख लेना, वह प्रकाशिक घटना जिसमें प्रकाश की किरण अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो है, प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश की किरण का किसी अपारदर्शी सतह पे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इन परिभाषा को आप रटिए मत, समझ लीजिए कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम, यानी प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में, अपारदर्शी माध्यम में पड़ेगी, जैसे हमने बॉल पकड़ रखी है, दीवार में टकराते हैं तो दीवार में टकराकर उसी मार्ग, मतलब उसी माध्यम में, हालांकि मार्ग अलग हो जाता है लेकिन उसी माध्यम में दीवार से, जैसे यहाँ से मैंने बॉल फेंकी और यहाँ से टकराकर यहीं वापस आ जाएगी, हालांकि मार्ग अलग हो जाएगा, तो इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी वो बॉल के टर्म में तो बॉल का परावर्तन हुआ, लेकिन प्रकाश की किरण अगर किसी अपारदर्शी माध्यम में टकरा रही है और उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो इसे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो इसे कहेंगे प्रकाश का
परावर्तन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखिए ये प्रकाश की किरण जो पड़ रही है, अपारदर्शी पृष्ठ पर पड़ रही है, ये किरण कहलाती है, क्योंकि ये किरण आ रही है तो इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब वह प्रकाश की किरण जो किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और टकराकर वापस जाने वाली किरण क्योंकि उसका परावर्तन हो रहा है तो उसे कह देते हैं हम परावर्तित किरण। आगे बहुत क्या कहते हैं, क्योंकि रे डायग्राम भी है, कई चीजें हैं, तो ध्यान से देखिए, कुछ इतना टिपिकल नहीं है। प्रकाश की किरण, जो किरण किसी वस्तु पर पड़ी उसे कहते हैं आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए प्रकाश की जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ी, यानी जिस बिंदु या जिस स्थल या जिस बिंदु जिस स्पॉट पर पड़ी, उससे होती हुई सीधी लंबवत रेखा खींची जाती है। उससे होती हुई सीधी जो लंबवत रेखा है, उससे होती हुई सीधी लंबवत रेखा जो है, ये लंबवत रेखा जब खींची जाती है इसे कहते हैं अभिलंब। इसे क्या कहा जाता है? अभिलंब, नॉर्मल। तो जी सिंपल सा है, देखिए जो प्रकाश की किरण आई यानी किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ी उसे आपतित किरण, टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर जिस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर या जिस स्थल पर टकराई, यानी जिस बिंदु पर टकराई उससे होती हुई सीधी लंबवत रेखा कहलाएगी अभिलंब। और एक चीज और ध्यान रखना, अभिलंब से आने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह आभासी मार्ग, प्रकाश की किरण का वह आभासी मार्ग जिससे होने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है उसे अभिलंब कहते हैं। या तो ऐसे परिभाषित कर लीजिए या ऐसे कहिए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर टकराई उससे होती हुई सीधी एक लंबवत रेखा जो होगी वो कहलाती है अभिलंब। अब देखिए यह है अभिलंब, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, थोड़ा इस डायग्राम को सीधा कर लेते हैं, ये है आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के, देखिए वैसे रो से भी हमने यहाँ पे रो का जो हेड लगा रखा है यानी एंगल जो बना रखा है, ये देखिए ये आ रही है, तीर का चिन्ह, ये आ रही है और ये जा रही है। जो आ रही है आपतित, जो जा रही है वो परावर्तित। तो अब देखिए ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को कहते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे एंगल आई द्वारा डिनोट किया जाता है। और ऐसे ही अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल आर, यानी इसे कहते हैं, क्योंकि परावर्तन हो रहा है तो इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन के नियमों को समझने के लिए ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें याद करना या समझना बहुत आवश्यक है। देखिए दोबारा देखिए, जो किरण आई उसे आपतित किरण, जो टकराकर चलेगी उसे परावर्तित किरण। ऐसे ही जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराई उससे होती हुई सीधी लंबवत रेखा जो खींची हमने, आभासी रेखा, डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया जाता है इसे, तो ये कहलाएगी अभिलंब, ठीक है। ऐसे अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसे कहा हमने क्या, आपतन कोण। ऐसे ही अभिलंब ने परावर्तित, यानी परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसे कहा परावर्तन कोण, यानी एंगल आई यानी आपतन कोण, एंगल आर बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए इसी के साथ अगर ये डायग्राम समझ में आ गया है वो, तो इसी के साथ परावर्तन के नियम जो है वो भी आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए परावर्तन के दो नियम है, नियम जो है परावर्तन के दो नियम है। क्या नियम है देखिए यहीं पे समझ में आ जाएगा। जो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। देखिए ये आपतित किरण हो गई
ये अभिलंब हो गया और ये परावर्तित किरण होगी। ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तीनों एक ही तल पर होते हैं, पर स्थित होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, ये देखिए, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब और ये हो गया परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर। जैसे अगर 3 पेन पकड़े, ऐसे एक ही तल पर अगर स्थित होंगे तो ये हो गया क्या, परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जबकि दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब क्या हुआ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाती है, यानी जितना कोण बनाती है, जिस एंगल, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा सदैव अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि परावर्तन की घटना में एंगल आई का मान 15 डिग्री है, तो एंगल आर का मान भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 15 डिग्री। अगर ये 30 है, ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। और जैसे कहीं पे अगर डायग्राम अधूरा दिया जाता है, परावर्तक पृष्ठ है ये, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है और इसमें माना आधा दे दिया जाता है कि ये एंगल दे दिया जाता है 60 डिग्री, आपतन कोण है, तो ये ड्रॉ करना होता है। तो हम खुद ही, इसका मतलब हमें पता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, तो ये कहाँ किस एंगल पे जाएगी, ये भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन पर परावर्तन के नियम। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया प्रकाश के गुण, परावर्तन और परावर्तन के नियम। इसके अतिरिक्त आपने जो की पॉइंट्स हैं, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का मैं बताऊंगा। धन्यवाद।